Hello everyone, welcome to EduTap and also welcome to another session on our success story series in which today we have Mr. Anup Bansal with us who has recently cleared NABARD Grade A 2022 examination. And one more thing that I want to say that he is from finance stream, but let me tell you that this session is for everyone because see much of the major chunk of examination, be it phase 1, phase 2, paper 1 and interview, it is common for both specialist stream as well as specialist stream. So for specialist and generalist stream. So today sir is going to help all the aspirants who are preparing for NABARD examination, how to prepare, which sources to prefer, and all the queries that you might be having, which I will be asking him. So sir, welcome to EduTap, and first of all, heartiest congratulations on this big achievement. थैंक यू वेरी मच एंड आई विल मैं नाबा एजुकेटिव टीम को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने पूरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया है फ्रॉम दिस प्रीलिम से लेके टिल इंटरव्यू मैंने एजुटेप की हेल्प ली थी एंड मेरे सक्सेस में एजुटेप का वन ऑफ द मेजर रोल्स प्ले किया एजुटेप ने थैंक यू सो मच थैंक यू सर, वी आर रियली हम्बल्ड कि हम आपकी इस जर्नी में कहीं पे साथ रह पाए और आपको आपका मुकाम अचीव करने में हमारा छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन रहा। अल्टीमेटली सर इट वाज योर हार्ड वर्क, जो आपका हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो आपको वहां तक ले गया। तो सर लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड सबसे पहले सर आई नो द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंट्रीग कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, एंड स्पेशली हु वुड वांट टू अपीयर फॉर फाइनेंस स्ट्रीम, दे वुड वांट टू नो कि फाइनेंस स्ट्रीम के लिए एकेडमिक बैकग्राउंड क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सर आप उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद क्या आप कोई जॉब कर रहे थे और नहीं तो आपने कब सोचा कि आपको नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मेरा नाम अनु बंसल है एंड एक्चुअली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने जस्ट 1 ईयर पहले ही अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है एंड आई एम currently working HDFC बैंक इन एज अ मैनेजर। तो देखा जाए तो फ्रॉम योर ट्रेवल बैकग्राउंड तो नाबार्ड में फाइनेंस स्कीम्स के लिए ज़्यादा वो ओपन अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है इन फाइनेंस। लाइक देयर इज CA CS एंड ICW एंड जो बैचलर कोर्सेज जिसमें एज अ फाइनेंस एज अ मेजर डिसिप्लिन है एंड MBA जिसमें एंड MBA फाइनेंस और PGDM जस्ट ओके। यही ज़्यादातर मेजर क्वालिफाई करते हैं फाइनेंस स्कीम के लिए। एंड बी क्योंकि नाबार्ड में कट ऑफ थोड़ी हाई रहती थी नियरली, तो मैंने इसलिए फाइनेंस चूज किया, चाहे वैकेंसीज कम थी। बट ये था क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ अभी जस्ट 1 ईयर हुआ था, तो इस बार ट्राई करते हैं फाइनेंस में, अगर नहीं निकला देन अगली बार जनरल में ट्राई करेंगे। ट्रू इसलिए मैंने दैट। फाइनेंस के लिए किया था क्योंकि मेरा बेसिस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मैंने जस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट ही किया था। राइट, तो सर ये आपका फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट था नाबार्ड में। यस जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था नाबार्ड में। राइट। मैंने इवन सोचा भी नहीं था मैं तो भी नाबार्ड दूंगा। मेरा मेन प्रेफरेंस RBI और सभी था, बट ये था जस्ट निकला ही था और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था नियरली। मैंने अपना मार्च में CA कंप्लीट किया था 2022 में एंड अप्रैल में, जैसे मैंने आपको बताया, HDFC बैंक में भी वर्किंग है। तो हम्म। मैंने वहाँ पे ज्वाइन करते ही सारा पढ़ाई से मेरा कट ऑफ छूट गया था क्योंकि नियरली 9 to 9 वर्किंग है वहाँ पे। आप ओके। सवेरे 9 बजे जाते हैं, शाम 9 बजे आते हैं, तो काफ़ी प्रेशर के रिगार्डिंग तो वहाँ पे टाइम नहीं मिला। नियरली 6 मंथ्स के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं जस्ट स्टार्ट ऐसे इंट्रो द्वारा बैकअप मारने के लिए मैंने नाबार्ड फॉर्म भरा था और यही था दैट ये मेरा ये निकल ही गया। सबसे ज़्यादा बड़ा यही है। राइट। तो सर आपने जैसे बताया यू हैव जस्ट क्लियर्ड योर सीए लास्ट ईयर एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। इट्स रियली टफ टू क्रैक सीए एग्जामिनेशन एज वेल। एंड सर आफ्टर दैट यू सेड दैट यू देन जॉइंड एचडीएफसी एज मैनेजर। तो सर जैसे आपने बताया जी आपने मैनेजर की तरह ज्वाइन किया और ये आपने फर्स्ट टाइम ही आपने नाबार्ड की प्रेपरेशन की, एंड ऑफ कोर्स द सिलेबस पैटर्न ऑफ नाबार्ड एग्जामिनेशन इट इज वे टू डिफरेंट ऑफ व्हाट इज दैट ऑफ सीए। तो सर आपने और मैनेजर की पोस्ट में आप थे और आपने अभी बताया 9, इट्स काइंड ऑफ अ 9 to 9 जॉब, कम से कम मतलब यस मैम। अप्रॉक्स 12 घंटे की जॉब है। तो सर विद दैट सच अ हायर पोस्ट दैट यू हैड इन एचडीएफसी, जितना आपके वर्किंग आवर्स से आपने कभी नाबार्ड के लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो सर हाउ डिड यू मैनेज द टाइम सर। तो नियरली अगर बोला जाए दैट मैंने जस्ट फॉर्म भरने के बाद नियरली जो मेरा प्रीलिम्स था उससे रिगार्डिंग 2 हफ्ते पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था। मेरा तो बेसिस था क्योंकि मैंने इससे पहले सभी ग्रेड दिया हुआ था एंड ओके। मेरा वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस बस थोड़ा सा ही रह जाता। 1 मार्च से मेरा मेंस इंटरव्यू में रह जाता। तो मेरा QRE मेरा थोड़ा ठीक था, दैट मेरा QRE मैं कर लूंगा। मेन था मेरा AID प्रॉब्लम था, तो हम्म। इसलिए मैंने वही टाइप की वीडियोस थी जो आप निकालते थे, नियरली सारे टॉपिक्स पे थे।
उनकी मैंने वीडियोस देखे, थोड़े मैंने नोट्स बनाए। तो नियरली एंड एंड टाइम पे जो रिवीजन सेशंस आपने प्रीलिम्स डे पे जस्ट वन डे बिफोर किए थे, वो मैंने राइट। वॉच दिया, जिससे मेरा एआरडी निकला। तो ये मैंने तैयार की थी। खास सर ये था मेन नाबार्ड के प्रीलिम्स में, एआरडी इज अ मेजर, क्योंकि कॉमन है जर्नलिस्ट वालों के लिए भी और फाइनेंस वालों के लिए भी। राइट। एंड मेनली एआरडी आप इतना नहीं याद रख सकते जितना उसमें चाहिए होता है। तो ये था दैट, मेरे को इतना विश्वास था मैं क्यूआरयू में बेस क्वालिफाई निकाल लूंगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश में सबसे स्ट्रांग है। तो मेरा इंग्लिश की वजह से मेरा 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 टोटल निकल जाता है हर जितने भी मैंने अटेम्प्ट दिए कभी। और क्यूआरयू में मेरा बेसिस निकलता है बस। और ये था एआरडी, मैंने जितना मैंने यूट्यूब पे मेरे को जितना देखा, जितना मेरे को याद था, जितना मैंने रिवाइज किया था, उसी बेसिस पे मेरा प्री प्री निकला था बस। राइट। सो सर, अगर हम कहें तो आपने फेज 1 के लिए यू रिलायड ऑन द मैराथन सेशंस दैट आर कंडक्टेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और जो यूट्यूब में अवेलेबल होते हैं उसके लिए आपने किया। सर, आपने कोई जी मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करे? नो मैम, कोई मॉडल कभी टाइम ही नहीं मिलता था। नियरली मेरा हार्डली सिलेबस 2-3 दिन पहले मैंने लास्ट वीडियो देखी थी। देन उसके राइट। बाद मेरे पास इतना ही टाइम था दैट मैं मैराथन देख पाऊँ एक बार। वही मैराथन मैंने जब मैं ट्रैवल कर रहा था उसी टाइम पे देख पाया। मेरा अमृतसर में एग्जाम था, मैं ट्रैवल कर रहा था, 2 घंटे के अंदर ही मैंने सारा स्पीड पे लगा के सारे मैराथन देखे थे। All right. So yes, so this is an inspiration for all the working aspirants who want to prepare for examination, but something in them or the laziness in them, it just gives them excuse कि यार कि मैं मेरे पे टाइम ही नहीं है, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं कैसे टाइम निकालूं, मेरी तो लाइफ ही नहीं है कुछ, right? So he's a living example of that. He pushed himself even though having that 12 hours, थोड़ा उनका जो वर्किंग आवर्स थे उसके बाद भी उन्होंने टाइम निकाला. And one thing I want to give this relief to all the aspirants who will be applying for specialist stream, कि आपके लिए phase 1 की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है in comparison to generalist stream, यस। because you are subject specific. So they want you to have an idea of ESI and ARD, but still then they give you this leverage कि चलो थोड़ा आपको थोड़ा सा कम पता होता चलेगा, because you should have your subject knowledge. So what sir has done, so sir has relied on the YouTube videos. So but do remember that he had a little bit background of QRE, उन्होंने थोड़ा बहुत करा था. So if you're just a fresher, don't do that. But if you have an idea, you can follow the strategy if you do not have time, and you can try your luck also. So basically, so this was for phase 1. So but sir, इसमें आप कुछ ऐसा स्टूडेंट्स को आप गाइड करना चाहेंगे कि जिसको जैसे आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, या ऐसे कुछ, अगर फेज 1 में से कुछ स्पेसिफिक आपको लगे, या इट्स लाइक की वीडियोस देखोगे तो यू विल बी एबल टू मेक गुड गेस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मेरे को मैं कहूँगा किस्मत निकल गया। मतलब जैसे जो क्यूआरयू पार्ट में आपका, मैं कहूँगा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कई बार कॉन्ट टफ आता है, कई बार रीजनिंग टफ आता है। बट राइट। इंग्लिश हमेशा एक एवरेज लेवल पे चलता है। और मेरा हमेशा हाईएस्ट स्कोर इंग्लिश में आया है, क्योंकि कई बार हम क्यूआरई में टोटल क्वालिफाई निकाल लेते हैं मिनिमम, बट टोटल अटक जाता है। तो इसमें आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखें। एंड जो मेन क्वालिफाई जिसमें मीन्स नंबर लाने थे, लाइक ये से एआरडी, उसमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा। चाहे आप फाइनेंस वाले हैं, बाद में नहीं इतना सामाना, बट एटलीस्ट क्योंकि पेपर का लेवल इस पर काफी अच्छा आया था। नियरली हम्म। कई ईएसआई के अंदर स्कीम्स थी जो हम्म। बहुत पुरानी थी, जिनका मेरे को आइडिया भी नहीं था। हम्म। तो नियरली अगर थोड़ा सा पढ़ के जाइए, बाकी जो करंट अफेयर्स में से था जो स्कीम्स थे, तो ये था करंट अफेयर्स में उस टाइम पे पढ़ता रहता था। नियरली जो मंथली मैगजीन्स आती कंपाइलेशन, उससे मेरा थोड़ा हेल्प हुआ। बट एआरडी और ईएसआई के लिए स्पेशलिस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर तो लानी है, बट ये कि एंड में जो कट ऑफ फी ओवरऑल इसी से बनती है। इसी से बनती, क्योंकि ट्रू। जनरल अवेयरनेस से कोई फायदा नहीं होता। जनरल अवेयरनेस इतना हेल्प नहीं कर पाता जितना एआरडी है। मतलब एआरडी का स्टेटिक सिलेबस है। नियरली एडुटैप की बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल है नियरली सभी टॉपिक्स पे। और ये सही के अंदर भी मेजरली सारी स्किल्स से वर्क किया आपने। तो मैंने वही स्टडी किया था। बट ये है कि अगर आपको कहीं से और अच्छे सोर्स हैं एंड हम्म। टाइम है, तो एआरडी और ईएसआई पे तैयारी कीजिए, क्योंकि कई बाद में ये बट ना रह जाए दैट अगर बाई चांस जीए टफ आ जाए तो ट्रू। ये एआरडी आपने अच्छे से कवर किया है। ट्रू। ट्रू। ये हो अभी जाता अभी जैसे हमने कट ऑफ भी देखी इस बार, मिनिमम कट ऑफ तो एटलीस्ट सभी की कम थी, नॉट दैट मच, है। अप्रोक्स 2 की रेंज में थी अगर हम जर्नलिस्ट स्ट्रीम की भी बात करें. सो व्हाट डज इट मीन कि आपको मिनिमम कट ऑफ आप सबके निकाल ही सकते हैं, बट इट जस्ट अबाउट कि आपको ओवरऑल कट ऑफ जो क्लियर करनी है. सो टू द वंस हु डोंट नो, इन फेज 1 वी हैव 2 सेक्शंस, मेरिट एंड नॉन मेरिट. In non-merit section, there are 5 subjects in which you have to just clear the minimum cutoff: quant, reasoning, English, decision making, or computer knowledge. And in merit section, we have ESI, ARD, GA, जिसमें
आपको एक मिनिमम कट ऑफ है जो कि 1 to 3 की रेंज में, वो भी 3 मैं इसलिए बोलूँ, ESI was 2.25 दिस टाइम, जस्ट अभी कल ही स्कोर कार्ड निकला है. So Yes, ma'am. you can clear the minimum cutoff, but then yes, you can make one subject strong or two subjects strong. So sir has decided to make his ESI and ARD strong, and to be just an average on general awareness, so that he just can clear the minimum cutoff और बाकी overall cutoff होने इससे निकाली. And I think it's a very smart strategy, because if you're going to study all the subjects and if you're going to revise everything of all the subjects, it is going to be very tough for you. So it's better to be average in some subjects while being good in some subjects, so that you the main aim, that is to make into the second phase, if we consider phase 1 or in the total merit list, that can be made. So that was just a very smart strategy that you have followed for phase 1. And so if we talk about phase 2, तो phase 2 में सर 2 पेपर आते हैं. पेपर 1 that is of English, and we have then paper 2 जिसमें subject specific, because आप specialist stream के थे तो आपके लिए finance का आया था. सर विल जी. स्टार्ट विद फेज 1. पहले पेपर 1 के बारे में बात करते हैं. इंग्लिश में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको क्या लगता है कि एक ऐसे कैसे फ्रेम करना चाहिए, या इंग्लिश में जो मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. फिर हम पेपर 2 में आएंगे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था. तो सर पेपर 1 एज इट इज ऑफ इंग्लिश, सो सर उसमें आपके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? जैसे पेपर 1 इंग्लिश के अंदर नियरली जितने भी कैंडिडेट्स थे, नियरली सभी ने नियरली 60 स्कोर किया था. मेनली पेपर 1 के अंदर एक प्रेसी राइटिंग, ऐसे एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन आता है. इसमें प्रेसी राइटिंग एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन को मेनली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसी राइटिंग का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि जैसे आपको कहाँ से लाइन्स पिक करनी है, थीम के जैसे चलना है. तो मैंने प्रेसी राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस किया था, नियरली वीडियोस जैसे थे प्रेसी राइटिंग के. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है पैसेज के ऊपर है नियरली. उसमें यही थी थोड़ा टाइपिंग अपनी अच्छे रखते हुए नियरली आपको मिनिमम जितने वहाँ पे वर्ड्स उसमें आंसर देना है. तो ऐसे ही है कि नियरली जो जनरल टॉपिक्स चल रहे हैं, लाइक शायद मैंने जो अटेम्प्ट किया था इतना तो क्या याद नहीं मेरे को इतना. हाँ, टाइम भी उसके हो अंदर गया ये सर, था. कैन अंडरस्टैंड. हम्म, बट सर तो ऐसे होंगे शायद जनरल नियरली टॉपिक्स जो होते हैं जो इन जनरल चल रहे हो, नेशनल इश्यूज जो हों सर, शायद ऐसे टॉपिक्स होते होंगे. हाँ बिल्कुल. मेनली ओवरऑल ऐसे टॉपिक मेरा शायद मैंने अटेम्प्ट किया था. सर लेटर व्हीकल्स ऐसा कुछ टॉपिक था शायद. ओके. तो नियरली उसमें आप कर सकते हैं ये चीज. तो नियरली जनरल नॉलेज ही करनी है. जितना आपको थोड़ा बहुत अपने जनरल अवेयरनेस से जितना आपने पढ़ाई है सही से, जितना नॉलेज गेन किया है, तो 300-400 वर्ड से आसपास ही पहुंचते हैं, नियरली 200 वर्ड के पास. तो वर्ड की नियरली मैं ट्राई करता 200 तो 210 से ऊपर ना जाऊँ. वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है. और वन जो उसका मेन जहाँ से इंट्रो स्टार्ट करनी, दैट इंडिया. मान लीजिए इंडिया जो उससे टारगेट से आए, देन आपस में क्या हो रहा है, फ्रंट में क्या हो रहा है, देन ये चीज. और एक आप जो पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, HDG में यूज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक पॉइंट डाल दीजिए, और इंडिया में टारगेट डाल दीजिए, या कार्बन फ्री में एक पॉइंट डाल सकते हैं. तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है हर टॉपिक में सुटेबल फिट हो रहे हैं आजकल. HDG, कार्बन फ्री और क्लाइमेट चेंज. तो ऐसे 3-4 टॉपिक से आपकी 3-4 लाइनें यहीं से बन जाती है, अगर मान लीजिए आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा. और आप थोड़ा मत नियरली आप एक एवरेज बना सकते हैं. तो मेरी इंग्लिश में तो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, नियरली मेरे 61 मार्क्स ही आए जब कल स्कोर आया था. तो उतना ठीक था मेरा. नियरली मैंने प्रेसिज राइटिंग में मैंने हेल्प किया, और टॉपिक ठीक था नियरली. और यही था, आप प्रेसी में थोड़ा स्कोर करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप ला सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स इतने नियरली 70 से ऊपर भी नहीं जाते. और नियरली हर बच्चा 45 ले ही लेता है, 45-40 रेंज में आ जाते हैं. तो ये आप थोड़ा एवरेज, थोड़ा तीनों में आप प्रैक्टिस करें, तो नियरली आपकी तीनों में अच्छी कंसिस्टेंसी बनेगी, आप नियरली 60 के आसपास ले आएंगे. और इतना स्कोर इनफ है सिलेक्शन के लिए. Right. And here is a very important key takeaway for especially for the ones who are preparing for the specialist stream. Here, if you have looked at, see, आपका phase 2 paper 2 में आपका I mean paper 2 और phase 2 में आपका ESI और ARD नहीं आता है, right? But what sir जी. has done while preparing for phase 1, he thoroughly prepared for ESI and ARD section. And see, ESI and ARD is not just static, but the current affair portion also. There are reports, there are various news that are associated with ESI. And for example, which sir has given कि sir ने electric vehicles के ऊपर किया था,
that is also part of ESI. So what the key takeaway from this is, even though you're belonging to a specialist stream and you would not have to give ESI and ARD in phase 2, and even though the minimum cutoff in phase 1 would be quite lesser than that of the general stream, but you should be sincere while preparing all the current affairs associated with ESI and ARD, because there are chances that the question can be framed in English from these sections. Why? Because whatever general issues that we have, that is what economic and social issues that we are talking about, and these burning topics have probability of coming in your essay writing in paper 1, that is of English. So be thorough with your ES and ARD, even though you're appearing for specialist stream. And as Sir said, you can score well in reading comprehension especially, and a little bit of revision of practice would also do. So sir, when you were preparing for paper 1, so sir, did you used to do typing practice also, और क्या आपने कुछ topics को उठा के आपने उसमें practice किया था, या फिर आपने बस revision और content में ध्यान दिया और वहां पे जाके ही आपने you appeared directly in the examination? मैंने नेली नाबार्ड के टाइम पे नहीं किया था। जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था उससे उस टाइम पे मैंने प्रेसी राइटिंग और एसे राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। Okay. मेनली रैलडी पे किया था, तो उधर से थोड़ा बहुत मेरे को फ्रेम करना आ गया था। उसके बाद नाबार्ड के टाइम पे जस्ट मैंने 2-3 टॉपिक्स प्रैक्टिस किए थे प्रेसी राइटिंग के। एंड बाद में यूट्यूब पे जो मेनली आप आपके ही चैनल पे जैसे मैराथन सेशन था इंग्लिश का, जिसमें 3-4 प्रेसी राइटिंग का सैंपल दिखाया था, उसका मैंने थोड़ा, ताकि मेरे को कंटेंट याद रहे कि फ्रेम कैसे करना है प्रेसी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिपेंड करता है कि वहाँ पे पैसेज कैसा आया, कितना अंडरस्टैंडिंग आती है उसकी। एंड ऐसे का भी मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था, तो इतना उसमें ठीक था मेरा। Right. And one more important thing, पुराना पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता. Sir has done practice before, and that is what helped him during this examination. So if you are at your low, that you might be preparing for some other examination and you're thinking that you have wasted all those years for preparing for one particular examination, it is not. It is it's always going to help you in your future in one way or another. So that was we have talked about paper 1, which you have beautifully explained what are the things that that can be kept in mind while preparing for English section of phase 2. And now so let's talk about the second paper, which is your stream specific, and in your case it was finance. So sir, there are very less information that is present on internet while regarding to specialist post, and especially if we talk about finance. तो सर जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं who would be applying for finance stream, सर उनके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं. तो सर अगर आप उनको इस चीज में थोड़ा गाइड कर सको इन टू एस्पेक्ट में, कि कितना इन डेप्थ पूछा जाता है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे सको उनको. मेनली फाइनेंस। सर आप म्यूट में चले गए. जी सर. यस सर. नियरली फाइनेंस में जो जितना याद है, मेनली जो फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनको मेन फोकस करना है बैलेंस शीट के बेसिस पे। मेनली उन्होंने बैलेंस शीट के क्वेश्चंस उठाए थे, जिसमें मेन था उनका एक रेशो एनालिसिस, जिसमें नियरली 2 मार्क के क्वेश्चंस थे, नियरली 4 मेरे को वहीं से मिले। आप 8 से 10 मार्क्स का रेशो एनालिसिस नियरली और बैलेंस शीट के जो प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे मटेरियलिटी और वैल्यूएंस, उनके ऊपर था। ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, क्या फाइनेंस वालों के लिए था, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट का बहुत इन डेप्थ जो रेशो एनालिसिस में था, लाइक डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटर्स रेशो, नॉर्मल फॉर्मूलाज, जिसमें एक उन्होंने ट्विस्ट डाला हुआ था, जिसमें 50 लॉस डाला हुआ था उन्होंने एसिड साइड पे। तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। और बाकी जो टॉपिक्स थे उसके अलावा 2-3 थोड़ा उन्होंने कंपनी लॉस से साइड उठाया था उन्होंने। मेनली डायरेक्टर्स के ही क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड इतना ही था उनका जो मेन और जो एक दो क्वेश्चन है उन्होंने करंट अफेयर्स से जो फाइनेंस रिलेटेड था उन्होंने पूछा हुआ था। मेनली आपको बैलेंस शीट का और अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक उन्होंने जो टॉपिक्स जैसे राइट शेयर्स हो गए, राइट इशू, बोनस इशू, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन थे। नियरली थियोरी होती है इन इक्वेशन साइड में, जस्ट वे रेशो एनालिसिस पूछा था उन्होंने, बाकी सारा थ्योरी था। एंड क्वेश्चन का लेवल बहुत बेसिक था, नियरली आपको इन डेप्थ में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नियरली आपने जस्ट ऊपर ऊपर से आप गो थ्रू कर सकते जा सकते हैं।
एंड जो डिस्क्रिप्टिव था वो थोड़ा उन्होंने काफी अच्छा डाला हुआ था। मेनली मैंने दो टॉपिक्स पढ़े नहीं थे। एंड जैसे डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन आया था, जो रिसेंटली अमेंडमेंट निकाली हुई थी, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टीसीएस का डिफरेंस, वो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग था उस टाइम पे, क्योंकि हमें भी इतना आइडिया था नहीं, पढ़ा हुआ काफी टाइम हो जाता। हम्म। और उससे वर्क की कंटेंट नॉलेज नहीं है। फाइनेंशियल जो फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर थे वहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, दैट आप कैसे वर्किंग कैपिटल कैसे हैंडल करेंगे, जो एक्चुअली एज ए नाबार्ड में आपको काम ही आने वाला है, तो नियरली वो था। एक कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर बेसिक था, एडवांटेजेस थे। तो एंड एक था फॉरेंसिक ऑडिट था वहाँ पे। तो नियरली फॉरेंसिक ऑडिट एक अच्छा उन्होंने कुछ डाला था उसमें भी, मैं कहूँगा। तो नियरली हाँ, और उन्होंने जो एमसीक्यूज में भी ऑडिट्स भी डाला हुआ था। ऑडिट हम्म। ऑडिट के अंदर भी उन्होंने कोई डीप में उन्होंने नहीं पूछा। एक 139 हमारे वहाँ पे ऑडिटर के ऊपर एक पूरा चैप्टर है अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन उन्होंने बेसिक डाले थे। और थोड़ा सा उन्होंने ऑडिट का उन्होंने स्टार्टिंग डालते हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ओवरव्यू सिलेबस बहुत ज़्यादा है जो नाबार्ड ने दिया है, बट आपको एक बार ऊपर से गो थ्रू करना ही पड़ेगा। मैंने मेनली ऑडिट वाला सारा मटेरियल स्किप किया था। मुझे लगा कि इतना नहीं डीप में आया, जैसे फोरेंसिक ऑडिट आ जाता। हम्म। बट एक बार जो भी टॉपिक दिए गए हैं उसको एक बार हम्म। आप टच करके जरूर जाइए। एंड ज़्यादा डीप में मत, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास फेज वन के रिजल्ट से बाद। तो एक बार टच करके चले जाना बहुत रहेगा। और रेस एनालिसिस की प्रैक्टिस अच्छी से करनी है। एंड बैलेंस शीट का एक बार जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो करके जाइए। इससे ये है कि मेनली मेरा ऑब्जेक्टिव के अंदर ही सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं, जिसकी वजह से मेरा क्लियर हुआ है, 36 मैंने स्कोर किया है। तो यही था ऑब्जेक्टिव, आपको मेनली मार्क्स देंगे अगर मान लो आपने अच्छी तरह सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव में एवरेज लिखी है, मैंने जस्ट वर्ल्ड लिमिट फॉलो की थी, मैंने ध्यान रखा था कि मेरी वर्ल्ड लिमिट कहीं पे ना ज़्यादा ना कम हो। हम्म। एंड एवरेज आंसर्स थे, पॉइंटर्स में लिखे थे, नियरली 6 से 7 पॉइंट्स बनाए। फाइनेंस मैनेजर वाला भी, कॉस्ट मैनेजमेंट वाला भी। फाइनेंशियल ऑडिट मेरे को इतना अच्छा याद नहीं था, मैंने टच नहीं किया था। तो नॉर्मल एक पैरा सा लिख के आ जाता जिस पर वर्ल्ड लिमिट के अंदर। हम्म। एंड जो एआईएस वाला भी मेरे को इतना याद नहीं था, बट भी जितना मेरे को याद था, फिर भी मैंने पॉइंटर्स बना के लिखा, नियरली 6 पॉइंट बना के दिए थे उनको। हम्म। जिससे ये भी पॉइंट्स में बनाइए, थोड़ा इंट्रो दे दीजिए, एंड में एक लाइन डाल दीजिए दैट ये हाँ दीज आर द डिफरेंसेस। तो और ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपका अगर मान लो नहीं भी आ रहा तो आप फ्रेमिंग अच्छी हो जाती है, पॉइंटर्स हो जाते हैं, और कहीं पर आप थोड़ा वक्त तो मार्क्स को कर लेंगे उसको छोड़ने के अलावा। एंड वर्ल्ड लिमिट के आसपास की थी बस। राइट। तो जो हमको मेन की टेक अवेज जो हमको पेपर टू के लिए मिल रहे हैं, सबसे पहले तो सर ने आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए हैं कैसे टाइप के आते हैं। न्यूमेरिकल्स भी एक दो आते हैं, बट वो एक बेसिक लेवल के आते हैं, इतना कोई टफ नहीं आते, राइट सर। हम्म। जी हाँ। और इसके अलावा सर कहते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने सीखा है कि सिलेबस काफी दिया है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, पर हर टॉपिक जो मेंशन है उसको टच करके एटलीस्ट यू गो, सो दैट इफ सम क्वेश्चन इट कम्स इन एग्जामिनेशन यू आर एबल टू हैंडल दैट, लेकिन फिर भी आपको इन डेप्थ में नहीं जाना है। तो सर जैसे फेज वन तो आपने कहा कि आपने मैराथन सेशंस में डिपेंड किया था, बिकॉज यू नो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का उतना ज्यादा उसमें कट ऑफ ज्यादा भी नहीं है। बट सर फॉर पेपर टू, सो सर विद योर 9 to 9 जॉब, तो सर आपने ये प्रैक्टिस आपने आपको आपने टाइम कैसे निकाला, या वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, बिकॉज वो काफी हेक्टिक तो रहा होगा। व्हाट केप्ट मोटिवेटेड यू कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को नींद सेक्रीफाइस करना बोलो या जो भी आपने, कैसे आपने मैनेज किया सर। मैम जो मेनली जो इसमें टॉपिक्स थे, ऑडिट हो या कंपनी लॉ हो या फाइनेंस हो या अकाउंट्स हो या, तो ये हमने सीए में जस्ट पढ़े हुए थे, काफी डीप में पढ़ा हुआ था। तो हम्म। मैं तो जस्ट एक बार इनकी रीडिंग लेके जाना था, मैंने वही किया। मैंने नियरली 2 बार कंपनीज लॉ की रीडिंग ली सारा। एंड 2 बार मैंने ऑडिट इतना टच नहीं किया था, तो जो ऑडिट में नहीं इतना याद था, टाइम बहुत लगता। तो नियरली ऑडिट में जो मेन चैप्टर्स वो एक बार मैंने रीड आउट कर लिए थे। एंड अकाउंट्स में रीड आउट कर लिया था सारा। कॉस्ट अकाउंटिंग था, वो मैंने अपने सीए में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। मेनली उसमें मैंने अपने सी के टाइम पे 8-10 बार रिविजन की हुई थी, तो इतना मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मुझे जो वीक मेरे एरियाज लगे, जो मैंने बहुत कम पढ़े हुए, लाइक कंपनी लॉ था, एंड थोड़ा सा ऑडिट था, एंड मेन अकाउंट्स था। हम्म। क्योंकि अकाउंट्स हमारा इंटर में था, तो उसमें अकाउंट से बेसिस द्वारा पढ़े। एंड रेशो एनालिसिस मैंने प्रैक्टिस करके गया था, और थोड़ा से फिर भी क्वेश्चन ठीक थे। ये एकदम नियरली उसमें एक दो पॉइंट उन्होंने डाल दिए थे ट्विस्ट करने के लिए। तो यही था मेनली जो मेरे को वीक एरिया से, मैंने जस्ट वो एक बार रिवाइज कर दिया 2-3 बार उनका। मैंने रात में उनको एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से 2 शुरू कर दिया। ये एक बार लगे 4 बजे पड़ा हुआ है।
एंड जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे उसकी जस्ट मैंने वन बार रिवीजन किया था बस। राइट। तो सर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस भी की थी या वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था पहले? नहीं, मेरा टाइपिंग में मेरा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑफिस में बैंक में हमारा लैपटॉप का हमेशा यूज रहता है, तो हम्म। टाइपिंग की अलग से कोई सेपरेट प्रैक्टिस नहीं की। राइट राइट। बट यू वुड रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि आप एक बार टाइपिंग प्रैक्टिस या करके बिल्कुल। जाएं? जी हाँ, जो मतलब जो वर्किंग में नहीं है, जो या है पर उनका लैपटॉप पे इतना यूज नहीं होता, हमारा हम्म काफी हैवी लैपटॉप पे यूज होता है, तो ऑलरेडी हैबिट थी हमारी टाइपिंग हम्म करने की। राइट तो राइट जिनकी नहीं है वो एक बार ट्राई करें। right. So sir, this was what you followed for phase 2, and you have explained again very comprehensively, especially for paper 2, and I know students are going to get benefit from it. Sir, now let's talk about interview. तो सर इंटरव्यू में आप जब क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था नाबार्ड के लिए, तो सर आपने उसके लिए प्रिपरेशन कैसे की? आपने कोई सोर्सेज आपने स्पेसिफिक रेफर करे? और स्पेशली आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? मतलब किस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इफ यू आर अपियरिंग फॉर फाइनेंस स्ट्रीम स्पेशली? तो मेनली जब इंटरव्यू में तो मेरा वहाँ पे नाम आया, तो सबसे पहले एक मॉक टेस्ट इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ था एडिटेप के साथ ही। तो ओके। वो मैंने बिना किसी तैयारी के दिया था, तो नियरली बहुत जल्दी ओवर कर दिया था उन्होंने, दैट आप तो एक बार पढ़ के आइए। हम्म तो नियरली जो उन्होंने टॉपिक्स पूछे थे उससे रिगार्डिंग नहीं था सारा कुछ। तो जो मेनली वहाँ से टॉपिक्स जो आपको पढ़ दिया, मेरा जो इंटरव्यू था नियरली 20 मिनट ही चला था। हम्म नियरली 3 पैनल मेंबर्स थे, वन फीमेल लेडी एंड 2 मेल मेंबर्स। एंड मैं आपको जस्ट मेरा जैसे फाइनेंस था, तो मेनली उन्होंने बैलेंस शीट से स्टार्ट किया। सबसे हम्म पहले इंट्रो, देन उन्होंने कहाँ पे आप काम कर रहे हैं एचडीएफसी रिगार्डिंग, देन क्या जब वर्क प्रोफाइल है, तो मेरा एक्चुअली फाइनेंसिंग का काम है। तो वहाँ पे मेरी इंडस्ट्रीज कौन सी है जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो इंडस्ट्रीज का उन्होंने पूछा। देन क्या प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सिनेरियो। देन उसके बाद नाबार्ड की बैलेंस शीट। नाबार्ड की बैलेंस शीट के अंदर उन्होंने सारे रेशोस पूछे, क्योंकि फाइनेंस टीम से उन्होंने शायद आपको कौन सा, देन उन्होंने बैलेंस शीट्स में क्या प्रॉब्लम्स है। मेन जो क्वेश्चन में रेडी नहीं था ये था दैट व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ नाबार्ड। तो ये था इतना, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, जो कि बैलेंस शीट्स में कभी प्रॉब्लम इतनी होती नहीं। मेनली नाबार्ड एनबीएफसी है, तो मुझे कुछ लगा नहीं तो इतनी प्रॉब्लम है बैलेंस शीट के अंदर। देन उन्होंने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं ये उन्होंने पूछा। देन उन्होंने सारे रेशोस पूछे, एनपीए रेशो एंड डेट इक्विटी, कैपिटल लिक्विडिटी रेशो। उनको एग्जैक्ट आंसर चाहिए थे जितना उन्होंने दिया हुआ है। देन उसके बाद आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी क्या, जस्ट उन्होंने यही पूछा। एंड उसके बाद उन्होंने नियरली 2-3 मेरे फिर से फाइनेंस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे मेरे बैकग्राउंड के रिगार्डिंग। तो बस ये था इंटरव्यू, और इसके बाद उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। अ, तो इंटरव्यू में ये जो मेरे क्वेश्चन थे मेनली कंसंट्रेट करूँ मेरे बैकग्राउंड जो आपको तैयार करना है। मेनली अगर क्योंकि आप ऐसे मेरा फाइनेंस ऑलरेडी बैकग्राउंड था हम्म मेनली। वैसे हाँ, एक जो मेरा एचडीएफसी बैंक में था, तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा दैट व्हाट आर देयर। तो नाबार्ड के जो रेशियोस आप एचडीएफसी बैंक का भी बताइए, तो मेरे को याद नहीं था, तो मैंने पढ़े नहीं थे। नहीं, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर उसका भी आपको थोड़ा पढ़ के जाइए, अगर उसकी बैलेंस शीट है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हो, तो सभी आइडिया लेके जाइए दैट वहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम्म उन्होंने एचडीएफसी बैंक रिगार्डिंग एक दो चीजें दैट उन्होंने लाइक बॉन्ड्स इशू किए थे उस टाइम पे, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा पूछा। वो मेरे को पता था। तो एक आपको अपना बैकग्राउंड, दूसरा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग उसका बैकग्राउंड, देन नाबार्ड का बैकग्राउंड, नाबार्ड की हम्म बैलेंस शीट, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट। एंड आप हमारे लिए फाइनेंस में तो आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर उस सिटी का पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, और बस मेरे से इतना पूछा उन्होंने, देन हम जा सकते हैं। ये था। राइट। तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आप आंसर ना कर पाए हो? हाँ, मेनली दो क्वेश्चन से, एक तो नाबार्ड की बैलेंस में क्या प्रॉब्लम्स है, मेरे को नहीं हम्म समझ आया एक्चुअली वे मेरे से क्या पूछ रहे हैं। एक हम्म कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी नहीं समझ आया, क्योंकि राइट। जो हो जाने के बाद, क्योंकि वो जस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, तो जो हो चुका है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैंने उतना सर आपको पे वेट। टाइम नहीं मिला होगा, राइट। राइट। और पर ये एक चीज बहुत जाननी जरूरी होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यू नो दे आर रियली वरिड कि वो अगर आंसर नहीं कर पाए, सो इट इज गोइंग टू मेक अ बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर और नॉट। बट एज यू सेड दैट यू आल्सो फेस्ड कि अगर नहीं पता तो नो इश्यूज, यू शुड जस्ट से नहीं पता, यू कांट नो एवरीथिंग, सो इट्स फाइन इवन इफ यू डोंट नो। राइट। सो सर इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो व्हाट वुड यू से सर, आपको जो पैनल जो मिला था वो कॉर्डियल था काफी, या वो आपको ग्रिल करने की कोशिश कर रहे थे? वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन विच एस्पिरेंट्स वांट टू नो। नहीं, जो पैनल था दैट वाज कोडियल।
नियरली जो 2 मेंबर्स थे, नियरली वे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे जो अच्छा था। एक्चुअली समझ आ रहे थे दैट वे व्हाट दे वांट टू आस्क। वन मेंबर तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं समझ आ रही थी, वो एक्चुअली मेरे से पूछ क्या रहे हैं। हम्म। तो नियरली उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ दैट, क्योंकि उनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही थी मैं क्या जवाब देना है, क्योंकि एक तो वॉइस नहीं प्रॉपर आ रही थी उनकी, वे काफी दूर बैठे थे माइक से। हम्म। तो ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आया वहाँ पे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आया, बाकी दो पैनल मेंबर्स बहुत अच्छे थे। बस पैनल काफी ठीक था मतलब। राइट। राइट। तो सर आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली अपने फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू के बारे में बताया। पर एक सर चीज जो मुझे अभी तक काफी क्यूरियस, जिस चीज को मैं लेके हूँ कि आपने सर, you were already a manager, so that is a good post that you already were having in HDFC. You have such a good background, you have done CA. So जैसे काफी ऐसा यूजुअली एस्पिरेंट्स आर वर्किंग एंड आई एम आस्किंग फॉर देम, उनको ऐसा फील होता है कि जब उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी मिल जाती है, वो शायद उतना एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं जिस एग्जामिनेशन के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं बीच में कि मतलब आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, पर आप उतना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बिकॉज समवेयर यू हैव दैट कि हाँ चलो जॉब तो है। But sir, you had such a good background, you were in such a good post, and it was a hectic post. So what kept you motivated? Still you have to prepare for examination. मतलब वो इतना hectic schedule के बाद आपने अपने आप को push कैसे करते थे कि मुझे करना है? मतलब आपका आपने कैसे किया सर? मेनली मैं 2018 से मेरा माइंड में था दैट एक्चुअली एग्जाम में जॉब चाहिए थी। ओके। मेनली सीए करने से भी पहले, सीए मेरा 2022 में क्लियर हुआ, तो उससे काफी 3 साल से मैं तैयारी नहीं करता था, बट मेरे माइंड में था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग सीए आई विल ट्राई। तो हम्म। इसलिए मैं सीए करने के बाद भी अपनी सिटी से मूव नहीं किया, मैं तो यहीं पे बैठ के 1-2 साल भी विल ट्राई। अगर निकलता है कोई जॉब ठीक है, अदरवाइज देन फिर सीए लाइन में डीपली मूव कर जाएंगे। हम्म। बैंक भी इसलिए ज्वाइन, बैंक में ये था दैट ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस काम आता है हम्म। मेनली फाइनेंशियल सेक्टर जॉब्स में, लाइक नाबार्ड, आरबीआई, इन सभी। तो एक राइट। प्रेफरेंस मिलती है, हमें भी आइडिया रहता है that क्या हो रहा है। ट्रू। आफ्टर आप जॉब ज्वाइन कर लेते हो, ऐसा किसी भी जॉब से आपको ज्यादा आइडिया रहता है that आप क्या आप काम कर रहे हो। वो एक प्रेफरेंस थी। बाद में बैंकिंग, एचडीएफसी में ये था अच्छा ब्रांड है, तो बाद में हम्म। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए बैंक ज्वाइन किया था। और ये था दैट मेरे को, मेरा माइंड में था दैट किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। लाइक मेरा मेन एम उस टाइम पे आरबीआई था। देन जब मैंने सभी दिया था तो सभी मेरा देन था, या सभी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे से लगा थी दैट आई विल क्वालिफाई इजीली, हम्म। क्योंकि हम्म। मैं जस्ट मेंस में थोड़ा सा ही रह गया था। हम्म। तो मेन ये था क्योंकि बैंक ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के लिए मेरी पढ़ाई एकदम स्टक हो गई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो नाबार्ड एज मैंने कि दोबारा कंटिन्यूटी रीवैम्प बने करने के लिए रहे। उठाया था। हम्म। हम्म। बिल्कुल, कि बीच में मेरा कंटिन्यू छूट चला था, डेट दोबारा हम्म। रीस्टार्ट के लिए मैंने नाबार्ड भरा था। उससे भी हम्म। पहले मैंने वो मेरा सेकंड एग्जाम था 6 महीने बाद। इससे पहले मैंने शिपिंग ऑपरेशन दिया था, उससे भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, ओके। तो उस वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा नाबार्ड का एग्जाम, उससे कंटिन्यूटी मेरी स्टार्ट हुई। जिसके बाद मैंने काफी एग्जाम दिए, पीएफआरडीए दिया, उसका मेंस सब दिया था, उससे आगे नहीं हुआ। और भी 2-3 एग्जाम सभी मेरे को परसों ही मेल आई है, तो इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ है किसी और ओके। कॉर्पोरेशन के अंदर। तो We ये wish you कंटिन्यूटी all the बनाए best रखने के for लिए था। that. If you would want to move ahead, we wish you all the best for that as well. Right. So very, very बिल्कुल। important thing which Sarah said that, he just applied for NABARD to have continuity in examination, but then he did not took it lightly. उन्होंने उसको भले प्रैक्टिस के लिए रखा, पर उन्होंने उनको एकदम सिंसेरिटी से दिया। ऐसा होता है कि कहते कि हम बस इस बार देखने के लिए एग्जाम जा रहे हैं, बट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ knowing the level of the examination, you should properly go prepare, and you would never know, you might end up in the organization at that particular year only. So sir, at the end sir, do you want to say something to the aspirants who are preparing for NABARD grade A, sir? जो नाबार्ड ग्रेड में नियरली जो कैंडिडेट्स फाइनेंस देना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो मेनली आपको जस्ट अपना टॉपिक्स पे टच अपॉन करना है। जो Hmm. जनरल कैंडिडेट्स है तो कट ऑफ का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कल पता लगा जस्ट 5 नंबर का था। मेरा भी मन में था एक बार जर्नलिस्ट ट्राई करूँ, बट सिलेबस था। बट ये बात चीज़ें भी हेल्प करती हैं, ये सिलेबस भी। तो जो बस ट्राई करते रहिए, जैसे कंटिन्यू बनाए रखिए, कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाता है। True. जैसे मेरा नियरली 1 ईयर बाद निकला, आपका 2 ईयर बाद निकलेगा, बट ये बीच में ज्यादा डेप्थ ना मेंटेन करें, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, ताकि अपना हैबिट बनी रहे पढ़ने की। इतना ही कहना चाहूँ।
Right. Yes, to have that touch with the subjects, all the subjects and the examination. So, sir, thank you so much for joining with us and sharing your views. And I know it is going to help the aspirants, especially to the ones who will prepare for the from the finance background. Thank you so much for joining with us, and we wish you all the best for the future. Thank you.